नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध सख्त रुख जो है वो अपनाया है और आपको बताते चले कि बीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के 2 स्थानों पर अवैध प्लांटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। आपको ये भी बताते चले कि जेई मनवीर पवार, संजय जगुड़ी और पर्यवेक्षक प्यारेलाल ने पुलिस बल की उपस्थिति में शिमला बाईपास रोड धर्मावाला में लाखन सिंह, जगवीर सिंह की 20 बीघा और छरबा सहसपुर में सतीश अग्रवाल की 50 बीघा अवैध प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध प्लांटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध प्लांटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि एमडीडीए के नियमानुसार ही प्लांटिंग करें। हरिद्वार पुलिस की चाइनीज मांझे की बिक्री पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार पुलिस द्वारा शहर से लेकर देहात तक 23 मुकदमे दर्ज किए गए और साथ ही 6500 से अधिक चाइनीज मांझे के बंडल जब्त कर 20 पतंग विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार प्रयासरत है। हरिद्वार पुलिस लगातार गली मोहल्ला और मुख्य सड़कों में जाकर चाइनीज मांझे के खिलाफ आमजन को जागरूक कर रही है। मांझा का प्रयोग न करें। जो भी व्यक्ति चाइनीज मांझा बेचते हुए या उसका प्रयोग करते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपसे अपील की जाती है, कृपया चाइनीज मांझा ना ही बेचें, ना ही प्रयोग में लाएं। तो वहीं टिहरी पुलिस का नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान लगातार जारी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से टिहरी पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र, स्कूल, कॉलेजों में टिहरी पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को, उपस्थित लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है और साथ ही मादक पदार्थों का सेवन करने से शरीर को किस तरीके से नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। प्रोजेक्ट वाहन में वीडियो दिखाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों और स्थानीय जनता को वीडियो दिखाकर प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही छात्रों को नशे से दूर रहने और नशे के विरुद्ध अभियान में अपना सहयोग देने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देश को नशामुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो देखिए, लगातार प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख जो है वो अपनाया गया और बीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्निया के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के 2 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। आपको ये भी बताते चले कि जेई मनवीर पवार, संजय जगुड़ी और पर्यवेक्षक प्यारेलाल ने पुलिस बल की उपस्थिति में शिमला बाईपास रोड धर्मावाला में लाखन सिंह, जगवीर सिंह की 20 बीघा और छरबा सहसपुर में सतीश अग्रवाल की 50 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि एमडीडीए के नियमानुसार ही प्लॉटिंग करें। तो चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की, जहां पर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि देहरादून में
18 से 24 फरवरी तक देहरादून में बजट सत्र होगा और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। बजट को लेकर राज्य के विभिन्न वर्गों, व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो मिले हैं। ये प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बातें साझा की और महत्वपूर्ण सुझाव को बजट में शामिल भी किया जाएगा। जनहित की भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां 18 से 24 फरवरी तक देहरादून में बजट सत्र जो है वो होने वाला है और इसकी जानकारी जो है कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि महत्वपूर्ण सुझाव जो हमें मिले हैं इस बजट में उसको शामिल किया जाएगा, उस पर विशेष ध्यान जो है वो दिया जाएगा। प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य की सूची में शामिल करने की दिशा में ये बजट लाया जाएगा। प्रदेश भर से लगभग 200 से अधिक हितधारकों से ये सुझाव लिए गए हैं। राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को साकार करेगा। तो ये बातें जो है प्रेमचंद अग्रवाल ने साझा की और इस बजट को लेकर सारी जानकारियां प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनहित की भावनाओं को इसमें एक विशेष ध्यान रखा जाएगा और बजट को लेकर राज्य के विभिन्न वर्गों, व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव जो है वो मिल रहे हैं और इस सुझाव पर हम एक विशेष ध्यान देंगे इस बजट में। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए अब ये बजट उत्तराखंड में पेश होने वाला है और प्रेमचंद अग्रवाल ने ये पूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने हर वर्गों से सुझाव भी लिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उस सुझाव उनको प्राप्त हुए हैं, जो भी सुझाव उनको मिले हैं, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस बजट में। हाँ, बिल्कुल सही है ज्योति। अगर कहें तो उत्तराखंड का जो बजट सेशन होता है, बजट सत्र, वो अब उसी घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उन्होंने आज एक तरह से औपचारिक घोषणा कर दिया और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 तारीख से और 24 तारीख तक देहरादून में ही बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। और साथ ही जो लगातार एक अटकलें लग रही थी कहीं ना कहीं गैरसैंण को लेकर कि बजट सत्र वहां किया जाएगा, लेकिन इस अटकलों को भी विराम लग चुका है पूरी तरह। और हम कहें तो अब बजट सत्र जो है वो देहरादून में ही होने जा रहा है और 18 से 24 फरवरी तक बजट सत्र होगा। जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं उत्तराखंड के। उन्होंने कहा है कि इसके लिए लगातार हमने लोगों से सुझाव लिए हैं, विभिन्न वर्गों के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, होटल व्यवसायी हो, अन्य वर्गों के लोग हों, सभी से हमने सुझाव लिया है और उसको लेकर सभी सुझावों को इस बजट में सम्मिलित किया जाएगा। और जो इस बार का बजट होगा वो विकास को लेकर होगा और जनता के हित के अनुरूप बजट होगा। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा यह बजट देहरादून में होगा और जनता के हित में और जनता के जो सुझाव आए हैं, जो अन्य विभिन्न वर्गों के जो सुझाव हैं, उनको इस बजट में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिला के कहें अब देहरादून में जो बजट सत्र होना है 18 से 24 तक देहरादून विधानसभा में होगा। जी बिल्कुल कमल, और यहाँ पर देखा जाए कम से कम 200 से अधिक हितधारकों से सुझाव जो है वो लिया गया है। लेकिन एक तरफ ये भी एक आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि इस बजट को लेकर कि आखिर उत्तराखंड का ये बजट जो है वो कितना लाभदायक होने वाला है आम लोगों के लिए। हाँ, अभी कहें तो अभी तो बजट आना है। अभी तो भारत सरकार का केंद्र का बजट यहाँ 1 तारीख को पेश हुआ था, लेकिन उत्तराखंड का बजट अभी आना है और इसकी आज संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि 18 से 24 तक यहाँ बजट सत्र होगा। और यही कहा कि बजट जनहित में और जनता के वो विकास से संपूर्ण बजट होगा और एक ऐसा बजट होगा जो लोगों को दिखाई देगा कि अनुरूप बजट आया है। तो अब वही देखना है कि जो ऐलान किया जा रहा है संसदीय कार्य मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कि बजट इस बार जनता के अनुरूप होगा, अच्छा बजट होगा। तो अब देखना होगा जब ये बजट आएगा तो सारी तस्वीर सामने होगी, जो जिस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं उस बजट में ऐसा क्या क्या होगा। बिल्कुल। और कमल, इस बार जो धामी सरकार है कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है या फिर जो शिक्षा की अगर बात करें कहीं ना कहीं और महिलाओं की बात करें, इस बजट में कहीं ना कहीं एक विशेष ध्यान जो है इन वर्गों पर भी रहेगा। हाँ, बताया यही जा रहा है कि एजुकेशन हो गई, महिला हो गए, अन्य चीजें हो गई,
मतलब कुल मिला के कहें, इससे उत्तराखंड को उन्होंने कहा है कि एक ऐसा बजट दिया जाएगा जो विकास होगा, साथ ही जनता के अनुरूप बजट होगा, मतलब जन के हित में होगा। कोई ऐसी नई चीजें नहीं होंगी जिससे कहीं ना कहीं कोई जनता पे कोई बोझ पड़े। उनका यही कहना है कि जो बजट होगा वो जनता का अनुरूप बजट होगा। और जो हम लोगों ने सुझाव लिए हैं विभिन्न लोगों से पूरे प्रदेश में, उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। अब यही देखना है कि जब बजट आएगा यहाँ पर तो कैसा बजट होगा और कितना जनता अनुरूप होगा, और क्या कोई नया कोई कर भार तो नहीं होगा यहाँ की जनता के लिए। इसका हमें भी इंतजार करना होगा। जब बजट पेश होगा तो सारी तस्वीरें साफ निकल आएंगी। बिल्कुल कमल, बजट जब पेश होगा तो जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। लेकिन अब बजट को लेकर और भी क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं, जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की वहां पर आप देख पा रहे हैं? हाँ, कहें तो बजट का लगातार यहाँ पर मैंने कहा ना कि लोगों से, विभिन्न वर्गों से लगातार यहाँ पर सेमिनार भी किए गए हैं, लोगों से सुझाव लिए गए किस प्रकार का बजट होना चाहिए, चाहे वो पर्यटन व्यवसायी हो, चाहे वो उद्योग के लोग हों, अन्य लोग हों, सबसे किया गया है। और यही देखना है जो लोगों से सुझाव लिए गए हैं वो कितना अमल इस बजट में रखा जाता है, यह जरूर देखना होगा। बिल्कुल कमल, तो देखना होगा कि बजट जो है इन वर्गों के लिए, चाहे किसान की बात करें या महिलाओं की बात करें या शिक्षा वर्ग की बात करें, कितना स्पेशल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब बजट सत्र जो है वो होने वाला है। इसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल जो है उन्होंने जानकारी साझा की है और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और देखना होगा कि ये बजट जो है वो कितना खास होने वाला है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी पुलिस का नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान जो है लगातार जारी है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से टिहरी पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र, स्कूल, कॉलेजों में टिहरी पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों और उपस्थित लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर नशे के दुष्प्रभाव से कैसे बचे, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। प्रोजेक्ट वाहन में वीडियो दिखाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत बच्चों और स्थानीय जनता को वीडियो दिखाकर प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही छात्रों को नशे से दूर रहने और नशे के विरुद्ध अभियान में अपना सहयोग देने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। चलिए अब खबरों में बात करेंगे सहसपुर में, जहां पर सहसपुर में एक दिन पहले गौकशी को लेकर हंगामे के बाद दून पुलिस ने गौ तस्कर को उसके साथ मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान उस्मान के रूप में हुई है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सहसपुर क्षेत्र के धर्मावाला चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार को पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश वहां से भाग गया। पुलिस टीम आरोपी का पीछा करते हुए टिमली के जंगल पहुंची, जहां आरोपी उस्मान छुपकर पुलिस कर्मियों पर फायर करने लगा। पुलिस ने भी आरोपी की ओर से जवाबी फायरिंग की। इस दौरान बदमाश उस्मान के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस टीम ने बदमाश को हिरासत में ले लिया और तुरंत उपचार के लिए उसे विकासनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विकासनगर पहुंचकर एसएसपी अजय सिंह ने अस्पताल में अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी उस्मान ने हाल ही में थाना सेलाकुई क्षेत्र में गौवंश की चोरी कर सहसपुर क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर फिर से गौकशी के लिए जंगल की ओर जा रहा था, जहां पुलिस ने बदमाश को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। मामले में फरार चल रहे तस्करों की पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हुआ था इसमें सहसपुर थाने में, इसमें गौकशी का मामला आया था जिसमें मुकदमा दर्ज था। चूंकि इसमें हमारी टीम को इनपुट भी मिल रहे थे इसमें कि जो पूर्व में यहाँ पर सक्रिय रहे हैं गौकशी में, इनका इसमें हाथ हो सकता है। इसके आधार पर पुलिस जो है चेकिंग कर रही थी। तिमली चौराहे से आगे जाकर वहां पर पुलिस मुठभेड़ में एक व्यक्ति को गोली लगी और एक मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसमें भी जो पूछताछ में बात पता चली है कि पूर्व में भी गौकशी में शामिल रहा है, 2021-22 में भी रहा है और इसके जो साथी है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरह के अपराधों में लिप्त है। इसमें 3-4 लोगों के नाम अभी पूछताछ से पता चले हैं, जो अभी फरार है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। हमारी दूसरी टीम भी उनकी तलाश में लगाई गई है। अभी वर्तमान में जिला अस्पताल में इसको दाखिल कराया गया है और विस्तृत पूछताछ के लिए भी हमारी एक टीम वहां पर काम कर रही है।
रामनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हार जीत की बाजी लगा रहे 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 2,07,270 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने जुआरियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने किया है। उन्होंने बताया कि हिम्मतपुर और पीरमदारा स्थित ढाबा वैली रेस्टोरेंट में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 11 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों से 2,07,270 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। नगर पुलिस द्वारा जुए के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई की है, जो पीरमदारा क्षेत्र में एक स्थित होटल से हमारे द्वारा कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से करीब 2.25 लाख रुपए कुल बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को हरिद्वार के BHEL क्षेत्र में विशालकाय पेड़ गिरने से एक युवती पेड़ की चपेट में आ गई और जिसमें एक युवती की मौत हो गई है, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस के मुताबिक भगत सिंह चौक के समीप गांधी पार्क के पास विशालकाय पेड़ अचानक धराशायी हो गया, जिसकी चपेट में स्कूटी पर सवार 2 बहनें आ गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्यनारायण मंदिर के निकट एक कंटेनर में बैठकर लूट की योजना बना रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात से पहले बदमाशों के गिरफ्तार होने पर पुलिस कप्तान अजय सिंह ने थाना प्रभारी निरीक्षक BL भारती को शाबाशी दी। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से धारदार हथियार बरामद किया। आरोपियों को पुलिस में कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक BL भारती ने बताया कि देर रात पुलिस सत्यनारायण मंदिर के पास गश्त करने पहुंची। इस दौरान कंटेनर के अंदर से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई दी। शक होने पर पुलिस ने कंटेनर के अंदर बैठे लोगों को बाहर आने के लिए ललकारा, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। बदमाश होने की उम्मीद से पुलिस ने कंटेनर को चारों ओर से घेर लिया और किसी तरह कंटेनर का दरवाजा खोलकर बदमाशों को पकड़ा और मौके पर बदमाशों के कब्जे से 2 धारदार हथियार बरामद किए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बदमाशों की पहचान अनुज रावत और राकेश डिमरी निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह कंटेनर में बैठकर लूट की योजना बना रहे थे। फिलहाल आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर उनको जेल भेज दिया है और जो भी आगे की कार्रवाई है पुलिस लगातार कर रही है। तो चलिए अब रुक कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर, जहां गढ़वाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की बैठक हुई, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई। वर्ष 2024 में चली चारधाम यात्रा के दौरान दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था पर फोकस रहा। तो देखिए बड़ी जानकारी, जहां गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार की ये बैठक हुई और बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर दरअसल ये बैठक हुई और बैठक में चारधाम यात्रा के दौरान हुई दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। दरअसल 2024 में चली चारधाम यात्रा के दौरान दिक्कतें हुई, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था पर पूरा फोकस रहा। स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, बडकोट में रोकने की पूरी व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। गरीब और जरूरतमंद यात्रियों के ठहरने, खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से निःशुल्क देने की इस बैठक में चर्चा की गई है। और आपको ये भी बताते चले कि ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण का रेशियो 60 और 40 करने पर जोर दिया गया। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक अभी भी जारी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, IG राजीव स्वरूप और DM देहरादून सहित 4 जो जनपद के अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद हैं। और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां 4 मई को सुबह 6 बजकर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि जो है यानी तारीख जो है वो तय की गई है और चारधाम यात्रा का 30 अप्रैल को शुभारंभ होगा और अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है वो खुलेंगे। और देखिए इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो और भी सुचारू रूप से की जाए और किस तरीके से जो जरूरतमंद
जरूरतमंद जो लोग हैं वो आए वहां पर, उनके खाने पीने की, उनके ठहरने की, सारी इन बिंदुओं पर, सारी इन व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग जो है वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कमल, आपके पास आते हुए देखिए, अब फिर से बद्रीनाथ के कपाट जो है वो खुलने वाले हैं। इसको लेकर देखिए बैठकें की गई हैं। इन बैठकों पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? हाँ, ज्योति कहें तो चारों धाम यात्रा की कहें तो बसंत पंचमी को एक तरह से घोषणा हो गई थी। अगर कहे तो 4 मई को, क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन भगवान बद्री विशाल कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है और 4 मई को जो है भगवान बद्री विशाल कपाट खुल जाएंगे। वहीं हम बात करें बाबा केदारनाथ की, तो जब महाशिवरात्रि होती है तो उस दिन घोषणा होगी किस दिन कपाट खुलेंगे, और अक्षय तृतीया कहें तो गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुल जाएंगे। तो अब 4 धाम की यात्रा के लिए सरकार ने कमर कस ली है। और वहीं के तो विनय शंकर पांडे हैं जो आयुक्त हैं, गढ़वाल मंडल के कमिश्नर हैं, उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक की है कि यात्रा किस तरह सुव्यवस्थित रखी जाए, क्योंकि जब एकदम रश होता है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। इसके लिए आज ऋषिकेश में, जहां से यात्रा शुरू होती है, मुख्य द्वार ऋषिकेश कहा जाता है, वहां पर आज बैठक की है और वही देखा गया कि किस तरीके से पंजीकरण किया जाए, किस तरह से ऑनलाइन पंजीकरण किया जाए और जिस तरीके से यात्रा एकदम मई और जून में जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं और अधिक संख्या में जाती है तो कैसे उनको व्यवस्थित किया जा सके, जिससे उनको श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना करना पड़े, उस पर विचार विमर्श किया गया और कई निर्णय भी लिए गए हैं। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2024 के चारधाम यात्रा की अगर बात करें, जो भी दिक्कतें हुई और जिस तरीके से जो श्रद्धालु थे उन्होंने जो दिक्कतों का सामना किया, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। लौटूंगी आपके पास। दीपक, आपके पास आते हुए देखिए ऋषिकेश में वहां पर आप किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे चारधाम यात्रा को लेकर? देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर के यहाँ पे अभी से तैयारियां जोरों पर हैं और ये तैयारियां जोरों पर इसलिए इस बार हैं क्योंकि पिछली बार जो 2024 की चारधाम यात्रा हुई थी उसमें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना जो है यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को करना पड़ा था। जो चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्री आए थे उनको काफी दिक्कत हुई थी और इसमें प्रशासन को भी जो है काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। तो इसमें सरकार की काफी किरकिरी उस समय पर हुई थी, तो उस प्रकार की किरकिरी को फिर से ना झेलना पड़े इसलिए यहाँ पे जो है आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यहाँ पर थी सबसे पहले कि जो यहाँ पर तीर्थयात्री श्रद्धालु आएंगे उनकी भी यहाँ पे जो पंजीकरण की सुविधा है वो यहाँ पे जो है ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसलिए इस बार इसका जो रेशो है वो बढ़ाया गया है। पिछली बार ये रेशो 70 और 30 का था, यानी कि 70% ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन का था। इसे इस बार जो है 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन के रूप में यहाँ पे किया गया, यानी कि 40% तीर्थयात्री जो हरिद्वार और ऋषिकेश में बिना पंजीकरण के आएगा ऑनलाइन किए बगैर, उनको यहाँ पे पंजीकरण की सुविधा आसानी से मिलेगी और उनको चारधाम यात्रा पर भेजा जाएगा। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस पर फोकस किया गया। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए जो है यहाँ पर पार्किंग और ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि उनके इतने वाहन आ जाते हैं, क्योंकि वो सड़कों पे पार्क होते हैं, उससे ट्रैफिक बाधित होता है, वो ट्रैफिक बाधित जो है वो चारों धामों में ना हो, इस पर उनका सबसे बड़ा फोकस है। इसलिए पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित करके जो है उन्होंने कहा है कि इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि चारधाम यात्रा पर जो यात्री आते हैं वो बिल्कुल अच्छे अमीर परिवार से भी नहीं, परिवार से भी आते हैं और मध्यम वर्गीय भी आते हैं। तो उनके लिए जो है अगर कहीं पे चारों धामों में संख्या बढ़ जाती है तो उनको जहां पर रोका जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा फोकस था। उसमें सबसे ज्यादा पहले जो प्रायोरिटी रखी गई है वो हरिद्वार को रखा गया है, दूसरे नंबर पर ऋषिकेश और तीसरे नंबर पे विकासनगर, चौथे नंबर पर बड़कोट और फिर उत्तरकाशी और इसी प्रकार से श्रीनगर और आगे जो है रुद्रप्रयाग में जो है व्यवस्थाओं बनाने के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर वो लोग श्रद्धालु आते हैं और उनके पास बजट नहीं है यहाँ पर कहीं रुकने का, उनके खाने पीने का बाजार से, तो उसकी सारी व्यवस्था निःशुल्क रूप से प्रशासन करेगा। इस पे जो है पूरा जोर है और इस व्यवस्थाओं को बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी गई है। क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा वो किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है यहाँ पर उसको बिल्कुल होल्ड ना करना पड़े, इस पर पूरा फोकस है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर होल्ड करता है तो बैकलॉग बढ़ जाता है, उससे परेशानी श्रद्धालुओं को ज्यादा होती है और प्रशासन की उसमें ज्यादा दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इन सारी चीजों पे जो है समस्याओं पर जो है पूरा फोकस किया गया है। और दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे कि इन तमाम बिंदुओं पर, ये सारी समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की गई, चाहे यातायात की बात करें या गाड़ियों की पार्किंग की बात करें या जो श्रद्धालु आते हैं उनके
स्वास्थ्य को लेकर भी यहां पर कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं 2024 में जिस तरीके से चारधाम यात्रा में जो दिक्कतें सामने आई थी, कहीं ना कहीं उसको सुधारने की यहां पर कोशिश भी जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सारी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।